Hello everyone and welcome back to Minds Mind Tutorials. Mariam here. So now we are starting with osmoregulation in mollusca. लास्ट वीडियो सेगमेंट में हमने आर्थ्रोपोडा में कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग इन मोलस्का. तो मोलस्का में आई थिंक ज़्यादा डिटेल, हाँ अच्छा डिटेल में ही रहेगा ये भी आपको, क्योंकि मोलस्का में एक चीज़ रहती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर मीडियम का एक ग्राफ भी होता है वो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा दूंगी. एंड मोलस्का हमारा लास्ट रहेगा क्योंकि हमने इनवर्टिब्रेट्स में स्टार्ट किया था. तो इनवर्टिब्रेट्स का जो पहला था उसमें हमने एनालिड्स और सीलेंट्रेट्स, प्रोटोजोआ इन सबको कंप्लीट कर लिया था. और उसी तरह से आर्थ्रोपोडा भी थोड़ा बड़ा वीडियो था तो उसमें सिर्फ आर्थ्रोपोडा को हमने समझा था. आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा मोलस्का का ऑस्मो रेगुलेशन हम आज कंप्लीट कर लें. एंड कल से जो नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा उसमें हम ऑस्मो रेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में स्टार्ट कर देंगे. तो मेनली वर्टिब्रेट्स का ही आपको पढ़ना रहता है, एग्जाम में आता है. ये फिशेस से सबसे ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, तो मैं फिर वो फाइनली स्टार्ट करूँगी. लेकिन आज थोड़ा सा मोलस्का को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है. तो अब मोलस्का क्या होता है कि मोलस्का में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो कि एडेप्टेड होते हैं अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहने के लिए. यानी कि कोई मोलस्का सी वाटर में रह सकता है, कोई फ्रेश वाटर में रह सकता है, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है. तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले सी वाटर के अंदर क्या रहेगा, ठीक है. तो अब स्टार्ट कर रहे हैं. सी वाटर के अंदर जो नॉर्मली मोलस्का के नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें आते हैं गैस्ट्रोपॉड्स. बहुत सारे गैस्ट्रोपॉड्स आते हैं. मैं इनका नाम यहाँ लिख देती हूँ आपको, गैस्ट्रोपोड्स. अब गैस्ट्रोपोड्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वेल्क हो गई, वेल नहीं कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बेसिनम भी कहते हैं. सी हेयर्स हो गया जिसको अपन एप्लाइसिया भी कहते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद ऑर्मर्स आ जाते हैं, ऑर्मर्स जिसको अपन हेलियोटिस भी कह सकते हैं, ठीक है. तो इनके अंदर लिटिल पावर होता है या ना के बराबर ही पावर होता है कि ये लोग अपना अंदर का इंटरनल ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या कर पाए, रेगुलेट कर पाए. और नॉर्मली इनके अंदर सेम ही टोनिसिटी पाई जाती है जैसे कि अंदर सी वाटर में होती है, क्योंकि इनके अंदर ताकत नहीं है, पावर नहीं है कि ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन कर पाए. तो जब ताकत नहीं है तो फिर ये कैसे पानी में रहते हैं, जैसे यहाँ सी वाटर है और इसके अंदर अगर ये है तो इनका अंदर का जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन होता है वैसा कैसा सेम टू सेम ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन सी वाटर में भी होता है, राइट. तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमें समझ में आती है. तो इनके अंदर सेम टोनिसिटी होती है. आप ये जो मैंने सी वाटर में जितने नाम मेंशन किए ना, इन सब की सेम टोनिसिटी होती है. किसके साथ, एज द सी वाटर आउटसाइड, राइट. अब इसके बाद एस्चुरिन की बात करूँ तो इसमें एक बाइवॉल्व का नाम पढ़ते हैं हम लोग, बेसिकली बाइवॉल्व, ठीक है. उसका नाम क्या होता है, माइटिलस. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, क्योंकि जिस पोजीशन पे मैंने कैमरा फिट किया वहाँ पर पेन थोड़ा सा मेरा होल्ड करने के लिए मुझे थोड़ा सा टिल्टेड वे में लेना पड़ता है, दैट्स वाई. तो ये एस्चुरिन हैबिटेट में मिलते हैं और ये इनकेपेबल होते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने में इनके खुद के टिश्यूज़ में, जिस वजह से ये पूरी तरह से क्या होते हैं, ये भी आउटसाइड से थोड़े से कहना चाहिए डिफरेंट जैसे ही होते हैं. तो इनमें ये प्रॉब्लम होती है. और इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, हाउएवर अगर हम बात करते हैं तो ये वेल एडेप्टेड रहता है कि ये अच्छे से डिफरेंट टोनिसिटी पे वर्क कर ले. वैसे तो ये इनकेपेबल है कि ये अपना अंदर का टिश्यूज़ के अंदर अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको मेंटेन कर पाए. इतनी अच्छी ताकत इनमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनका क्या चीज़ अच्छी होती है, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, ठीक है. और अगर मेटाबॉलिज्म ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये डिफरेंट टोनिसिटीज़ में भी वेल एडेप्टेड हो जाते हैं मेंटेन करने में, वर्क करने में. तो इसी तरह से ये दोनों को आपको समझना था. अब क्या होता है, कुछ ऐसे सेम मॉलस्क भी होते हैं, ठीक है. अब क्या होता है, कुछ ऐसे सेम मॉलस्क भी होते हैं जिनकी बॉडीज़ कैसी होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है. समझना बात को, कुछ ऐसे मॉलस्क होते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है. सॉफ्ट इन द सेंस कैसी होगी कि इसका जो मतलब जो परमिएबिलिटी होती है वो थोड़ी सी अच्छा खासा एक्सपोजिंग शो कर देती है. सॉफ्ट का मतलब मेरा यहाँ पर कहने से ये मतलब है कि परमेबिलिटी अच्छी शो कर देते हैं ये लोग, है ना. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इनका पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल इनकी कोई बॉडी पार्ट है और यहाँ पर मान लो एटमॉस्फेयर है, ठीक है. तो अब एटमॉस्फेयर और इसकी बॉडी में एक अच्छा हमें देखना चाहिए, परमेबिलिटी देखने को मिल जाती है. और इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना कि ये कहीं ना कहीं एक शेल नाम की चीज़ से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं. इनके आसपास एक शेल पाया जाता है. आपको पता होगा, आपने बचपन में देखा होगा सी शेल्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें आती है. तो कुछ ऐसे मॉलस्क होते हैं जैसे कि टाइनी स्नेल, ठीक है, मैं उसका एग्जाम्पल बता रही हूँ. टाइनी स्नेल देखा भी होगा आपने, वो भी एक शेल में रहता है. तो टाइनी स्नेल जिसका नाम अगर मैं बताऊं हाइड्रोबिया, अभी मैं एग्जांपल जिसका ले रही हूँ कौन सा है, हाइड्रोबिया. तो हाइड्रोबिया जो होते हैं ना, इनका घर नॉर्मली कहाँ पर रहता है, एस्चुरीज में रहता है,
एस्चुरीज। अब एस्चुरीज में रहते हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि ये ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते बाय द डेली फ्लक्चुएशंस इन द सैलिनिटी ऑफ वाटर, क्योंकि मान लो एस्चुरी है ना, तो एस्चुरी में क्या होता है, कभी कभी फ्लक्चुएशंस भी आते हैं। ठीक है, किसमें फ्लक्चुएशन, सैलिनिटी में, नमक के अंदर सॉल्ट जो होता है थोड़े से फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो अगर फ्लक्चुएशंस आएंगे तो फिर तो इस ऑर्गेनिज्म के ऑस्मोरेगुलेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस टाइनी स्नेल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एस्चुरीज में फ्लक्चुएशंस आने पर भी ये वहाँ पर सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात जो फ्रेश वाटर मॉलस्क होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, सी की बात कर ली, एस्चुरीज की बात कर ली, फ्रेश वाटर मॉलस्क की बात अब कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें समझते हैं। तो फ्रेश वाटर मॉलस्क में एक कहना चाहिए कि ये अपने इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं, इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं, ये आप समझ सकते हो। और ये कैपेबल भी होते हैं कि ये सीधे सीधे डिस्टिल वाटर में भी रह सकते हैं। डिस्टिल वाटर कैसा पानी होता है, जो कि बिल्कुल प्योर होता है। समझ में आ रही बात। जब अब डिस्टिल वाटर अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, आपको टीचर्स ने हो सकता है पढ़ाया हो बचपन में, बस मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्लास है, इसमें हमने हॉट वाटर पोर करा है, हॉट वाटर की यहाँ पर स्टीम बनती है, हम ये जानते हैं। और अगर इस हॉट वाटर के ऊपर अगर हम एक प्लेट यहाँ पर उस पर ढाक कर रख देंगे, ये मैं घरेलू तरीका बता रही हूँ, और भी तरीके होते हैं डिस्टिल वाटर में, मशीनरी में बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें घर में बनाना है डिस्टिल वाटर तो हम कैसे बनाएंगे वो समझा रही हूँ। तो ये हॉट वाटर का ग्लास था, हमने उसके ऊपर एक प्लेट को ढक कर रख दिया। ठीक है, लिड की तरह उसको यूज़ करा। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, उस प्लेट के ऊपर क्या आ जाती है, उमस की छोटी छोटी सी बूंदें आ जाती है। वो जो पानी रहता है उमस की बूंदों का, वही पानी यहाँ पर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, एकदम प्योर वाटर होता है वो। तो कहने का मतलब ये कि जो ये फ्रेश वाटर मॉलस्क होते हैं, इनको अगर आप डिस्टिल वाटर में भी रख दोगे ना, तो ये अपने इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर रहेगा भी तो एक चीज़ और करेगा वो साथ के साथ, वो ये करता है कि वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे सॉल्ट को लूज करता जाता है, उसकी बॉडी से सॉल्ट निकलने लग जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सॉल्ट कैसे निकल रहा है उसकी बॉडी से, तो ऑफ कोर्स उसके एक्सक्रीशन के थ्रू निकलेगा, वही एक मोड होगा। तो दे ग्रेजुअली लूज सॉल्ट्स बाय एक्सक्रीशन इन द यूरिन के अंदर वो सॉल्ट्स को लूज करते हैं। और ये फिर से सॉल्ट को टेकअप भी कर सकते हैं फ्रॉम सॉल्यूशंस, जैसे कि अगर आप इसको 0.1 mm या फिर से 1 सोडियम आयन वाले में, 1 Na+ आयन वाले में, ठीक है, जिसको आप 10,000 और फिर और 1000 नहीं लगा लो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में रख दोगे। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन हुआ या ये वाला सॉल्यूशन हुआ, इनमें कहीं अगर आप रखोगे तो ये वापस से सॉल्ट को टेकअप भी कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्ट को लूज कर रहे थे डिस्टिल वाटर की तरह, और यहाँ पर सॉल्ट को वापस से टेकअप भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो फ्रॉम दिस फैक्ट्स हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी वॉल होती है इज़ नॉट वेरी परमिएबल। ठीक है, इनकी बॉडी वॉल बहुत ज़्यादा परमिएबल नहीं होती वाटर को लेकर, और ये प्रिवेंट करता है अदरवाइज द आउटपुट ऑफ यूरिन विच वुड बी, समझना बात को, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। वैसे तो ये कोशिश क्या करते हैं कि इनकी बॉडी से पानी ज़्यादा अंदर बाहर ना हो, और इनकी बॉडी में जो यूरिन हो वो भी ज़्यादा पास ना हो, क्योंकि सॉल्ट वहाँ से ये लूज़ कर देगा। ठीक है, कोशिश इनकी यही रहती है। तो ये चीज़ रहेगी। और सून ये क्या करते हैं, एनिमल का सॉल्ट कंटेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जो बॉडी वॉल इनकी अपीयर करती है ना, वो यहाँ पर वेल आप कह सकते हो परमिएबल जैसी होती है, मतलब ज़्यादा सॉल्ट और वाटर को लेकर जाने आने नहीं देती, क्योंकि ये चाहता है कि इसकी बॉडी जैसी वो मेंटेन रहे। तो वो थोड़ी सी इम्परमिएबल जैसा भी अपने आप को शो करती है। और एक चीज़ और याद रखना, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब इनकी बॉडी वॉल ना 2 तरह का केस यहाँ शो करी। वैसे तो ज़्यादातर इम्परमिएबिलिटी ही शो करती है, लेकिन इम्परमिएबिलिटी किस वे में शो करेगी, इम्परमिएबल होगी सॉल्ट्स को लेकर। और कब सॉल्ट्स को लेकर, जब वो सॉल्ट्स आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, ये बात मत भूलना। ठीक है, नहीं तो कल को आप सोच लेंगे कि मैम ने तो इम्परमिएबल सिखाया था, बस वो याद रखना। नहीं, बॉडी वॉल कभी कभी परमिएबल भी होगी, लेकिन परमिएबल कब होगी, इनवर्ड डायरेक्शन को लेकर। जब सॉल्ट्स अंदर आने होंगे तो उसको आने देगी, क्योंकि इनका मेन फोकस पता है क्या रहता है, कि सॉल्ट्स को होल्ड करना है इनको, नमक इसको अपनी बॉडी से जाने नहीं देना है। इसका मेन पर्पस ही होता है। क्योंकि इस वाली सिचुएशन में हमने क्या बात की थी, अभी यहाँ बात कर रहे थे कि डिस्टिल वाटर में रह सकते हैं फ्रेश वाटर मॉलस्क, लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या आती है, उसका सॉल्ट वहाँ लूज हो जाता है।
तब जाके ये रह पाता है। लेकिन सॉल्ट तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी का, इसी वजह से। और सॉल्ट वापस ये ले भी लेता है, इन प्रोसेस से ले लेता है। इस सॉल्यूशन में आप रखोगे इस तरह के, ये वापस सॉल्ट अपने अंदर ले लेगा। तो बात मेरी कहने की क्या है कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है ना, वो सॉल्ट को लेकर इम्परमिएबल कब होती है, जब अगर सॉल्ट इनकी बॉडी से जा रहे हैं ना, तो ये कोशिश करती ना जाए वो सॉल्ट बाहर, सिर्फ डिस्टिल वाटर के केस में जाने देती है। लेकिन अगर ये इनवर्ट डायरेक्शन की बात करें, यानी सॉल्ट को अगर अंदर आना है, तो यह ऑफकोर्स वहाँ पर परमिएबल बन जाती है। क्योंकि एनिमल्स ऐसे हैं ये वाले कि ये सॉल्ट को एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन से भी निकाल लें। ऐसे एनिमल्स होते हैं कि अगर आप इनको एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी डालोगे ना, तो ये सॉल्ट को टेकअप कर लेंगे। इसका मतलब क्या निकल रहा है, एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा होता है, ऐसा नमक का सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल जिसमें सॉल्ट बहुत कम है और पानी बहुत सारा है, ना के बराबर सॉल्ट है ना, उस छोटे से अमाउंट के सॉल्ट को भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करवा लेता है, खींच लेता है। तो ये होती है खासियत फ्रेश वाटर मॉलस्क की, समझ में आई। इसके अलावा और भी गैस्ट्रोपोड मॉलस्क होते हैं जो कि एडेप्टेड होते हैं कि वो लैंड पर रह सकें। लेकिन जो कुछ आर्थ्रोपोड्स की अगर मैं बात करती हूँ ना, उनमें इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको गैस्ट्रोपोड्स में बताया। गैस्ट्रोपोड्स के अंदर तो बहुत अच्छी आदतें हैं मॉलस्क की कि ये भी लैंड पर आसानी से रह लेते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोड के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि वो शेल में नहीं रह सकते और वो इम्परवियस क्यूटिकल के अंदर सराउंडेड होते हैं। उनके अंदर आसपास क्या होता है, क्यूटिकल होता है, जिससे कि उन आर्थ्रोपोड की बॉडी का जो वाटर है वो कहीं नहीं जाता। मॉलस्का के पास क्या है, शेल है, समझ में आ रही बात। और उसके पास आर्थ्रोपोडा में मैंने क्या बताया था, उनके पास एक तरह का शेल होता है जो कि इम्परवियस क्यूटिकल होता है, बिल्कुल वैक्स की लेयर की तरह होता है। ये मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये जनरली कन्फाइंड होते हैं कि जो ह्यूमिड कंडीशंस होती है, थोड़े से नमी वाला इन्वायरमेंट होता है ना, ये लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। और ज़्यादातर रात के टाइम पे नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात के टाइम पर ही ये एक्टिव होते हैं, समझ में आ रही बात। क्योंकि रात के टाइम पे सनलाइट नहीं होगी तो इनकी बॉडी से वाटर लॉस भी नहीं होगा। तो इनकी एक आदत और क्या लिख रही हूँ यहाँ पर मैं, नॉक्टर्नल ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहने वाले, ये भी याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि ये ज़्यादातर जो रेनी सीज़न होता है ना, उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बारिश के टाइम पर, और रेनी डे पर भी एक्टिव हो जाएंगे। और सूखे इन्वायरमेंट पे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो ड्राई वेदर के कंपैरिजन में रेनी सीजन में ये लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है। अब ये एक्सक्रीशन किस बेसिस पर करते हैं, तो अगेन ये लोग नाइट्रोजन का ही यहाँ पर एक्सक्रीशन करेंगे, लेकिन किस फॉर्म में करेंगे, यूरिक एसिड के फॉर्म में। अब मैंने कल बताया था आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी कि जो यूरिक एसिड होता है ना, यूरिक एसिड का जब भी एक्सक्रीशन होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें वेरी लेस या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। ये बिना वाटर के ही लगभग सॉलिड फॉर्म में ही यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि अमोनिया में बहुत सारा पानी रिक्वायर्ड होता है तब जाकर उसका एक्सक्रीशन हो पाता है, लेकिन यूरिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता है। बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में भी यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये गैस्ट्रोपोड्स, एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स भी कहीं ना कहीं रिलेटिवली लिटिल यूरिन पास करते हैं और इस टाइप से कर देते हैं यूरिन को पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेशन इनका कैसा होता है वो नोट कर लेते हैं। तो अब इनका रेस्पिरेशन सिर्फ पल्मोनरी चैम्बर पे कन्फाइंड नहीं रहता है, इन्हें सिर्फ इसके पल्मोनरी चैम्बर के थ्रू नहीं, बल्कि ये यहाँ पर उसकी वॉल्स के थ्रू, जो वॉल होती है ना इनकी पल्मोनरी वॉल्स, उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। मोस्टली वॉल से ही ज़्यादातर करते हैं। अब इनका जो चीफ रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ना, जैसे कि इंसेक्ट्स में बात करूँ, जब आर्थ्रोपोड्स बता रही थी, उनमें भी एक चीफ रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। तो उनका जो इंसेक्ट के अंदर अगर हम बात करें ना, इंसेक्ट में, तो उनका जो चीफ रेस्पिरेटरी सरफेस था वो डायरेक्टली एयर से एक्सपोज हो जाता है। जैसे यहाँ एयर है तो उनका जो सरफेस था वो कहीं ना कहीं एयर से एक्सपोज था, तो आसानी से वहाँ पर रेस्पिरेशन होता था। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो एक्सेस थी ओनली वाया स्मॉल ओपनिंग थी। ठीक है, जो वहाँ से बाहर जाने वाला चीज़ थी वो एक स्मॉल ओपनिंग से होती थी, वो इंसेक्ट का केस था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, समझ में आई बात। अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ बता रही हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर ही हमारे पास ग्राफ आ गया। ये क्या ग्राफ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड ऑफ अ नंबर ऑफ मराइन और ब्रैकिश एनिमल का है, जिसमें डेल्टा 1 से शो किया गया है इस तरफ, और दूसरी तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो लीनियर लाइन जो दिखाई दे रही है ना आपको यहाँ पर, ये लीनियर कर्व जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है लग वॉर्म का। ठीक है, जिसको एरिनोकोला, देखो दिख रहा है ये एरिनिकोला, एरिनिकोला मरियाना लिखते हैं उसको, उसके लिए होता है। और स्पाइडर क्रैब के लिए होता है जिसका नाम माजा होता है, इसमें माला लिखा हुआ दिख रहा है, माजा है। ठीक है, एरिनिकोला, माजा, और एक और होता है लग वॉर्म, मैं नोट कर देती हूँ, लग वॉर्म। ये स्ट्रेट लाइन जो लीनियर कर्व है ना वो कैरेक्टरिस्टिक होता है लग वॉर्म का, एरिनिकोला मारियाना का
और स्पाइडर क्रैब माजा का, ये लीनियर जो कर्व है। उसके बाद जो दूसरे केसेस है वो यहाँ पर पैलियोमोंटिस के लिए शो कर रही है, पैलियोमोंटिस है, ठीक है। इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ द ब्लड इज एट फर्स्ट लीनियर, शुरू में ऐसा दिख रहा है कि वो पहले जो ऑस्मोटिक कर्व जो आ रहा है उसका, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर जो आ रहा है ब्लड का वो पहले तो लीनियर है थोड़ा सा, ठीक है, शुरू में थोड़ा सा सीधा सीधा आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये हमने ग्राफ की बात की थी, तो पैलियोमोंटिस की बात कर रहे थे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का वो शुरू में तो थोड़ा सा लीनियर होता है, सीधा होता है, बट फिर उसके बाद जैसे जैसे डाइल्यूशन होने लगता है मीडियम का तो वो थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है आगे की तरफ ग्रेटर टू द इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखो यहाँ ब्लड का दिख रहा है तो ब्लड की तरफ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा स्ट्रेट आ रहे हैं हम, और फिर जब वो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मीडियम जैसे चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये समझ में आ रही बात। तो ये प्रोग्रेस कर रहा है आगे की तरफ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सटर्नल यहाँ पर आपको देखोगे थोड़ा सा फिर डिक्रीजिंग भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वहाँ पर इंक्रीजिंगली हाइपर ऑस्मोटिक होता है मीडियम को लेकर, तब ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब जो ये एबिलिटी होती है जिसमें अपने आप को रेगुलेट कर पाता है वो थोड़ी ज़्यादा हमें कार्सिनस में देखने को मिलती है, देन इट इज़ इन नीरीज। नीरीज का केस यहाँ था ना, तो देखो कार्सिनस का ऊपर आ रहा है, तो कार्सिनस में थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है नीरीज के कंपेरिजन में। नीरीज का पूरा नाम क्या होता है? नीरीज डाइवर्सी कलर होता है, ठीक है, डाइवर्सी कलर। तो ये अकॉर्डिंगली नॉट सरप्राइजिंग है कि जो कार्सिनस होता है वो पेनिट्रेट करता है मोर इनटू द ब्रैकिश वाटर देन द नीरीज। कार्सिनस ज़्यादा ब्रैकिश वाटर में जा सकता है नीरीज के कंपैरिजन में, इसलिए इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है। अब जो कर्व हम यहाँ पर पैलियोमोंटिस के लिए देख रहे थे ना, ये रादर डिफरेंट होता है दूसरों से, और ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रू ब्रैकिश वाटर नेचर को प्रॉन के अंदर। समझ में आ रही बात? ये ट्रू नेचर है पैलियोमोंटिस के अंदर, समझ में आई बात? ये हो गई बात। इसके बाद जो क्या बताना था, हाँ, जो ब्लड कंसंट्रेशन होता है इवन इन 100% सी वाटर में वो इक्विवेलेंट होता है ओनली टू 70% सी वाटर। जो ब्लड का कंसंट्रेशन होता है 100% में, वो अगर आप सी वाटर में देखोगे वो 70% सी वाटर के इक्विवेलेंट होता है। तो ये मेंटेन कर सकता है ब्लड कंसंट्रेशन इक्वल टू 50% सी वाटर व्हेन द एक्सटर्नल मीडियम इज डाइल्यूटेड टू 5% सी वाटर। मैं नोट्स बता देती हूँ इसके, ये देखिए नोट्स। अब नोट्स को ध्यान से देखो, क्या बात हो रही है यहाँ पर। ये ब्लड कंसंट्रेशन की बात होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे आपको क्या बताना था, हाँ, कार्सिनस इज टिपिकल ऑफ मराइन एनिमल जिसके अंदर गुड रेगुलेटरी एबिलिटी होती है, अभी बताया था। 100% सी वाटर इसके जो ब्लड कंसंट्रेशन का होता है वो इक्वल टू होता है सराउंडिंग मीडियम के। जैसे यहाँ पर ऊपर वाला केस थोड़ा पैलियोमोंटिस के लिए अलग था, कार्सिनस के लिए अलग है। और जब ब्लड कंसंट्रेशन होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए बस मैं इसको रीड आउट ही कर रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पर बात हो गई। अब उसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं, हाँ, कार्सिनस जो होता है वो यहाँ पर कंसंट्रेशन इन मीडियम को मेंटेन कर लेता है, जो कि 15% तक हो सकता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको खुद रीड आउट करनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं लेफ्ट कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है टॉपिक आपके लिए, कि जो ग्राफ था, ग्राफ ने हमें जो भी इंडिकेट किया होगा, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना यहाँ पर मॉलस्का की कैटेगरी में, तो ये इनका टेंडेंसी होती है कि ये काउंटर एक्ट कर पाए डाइल्यूशन ऑफ द मीडियम को। अगर आप मीडियम को डाइल्यूट करने लगोगे ना, यानी सॉल्ट वाटर जितना था, मान लो उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया आपने, उसको डाइल्यूट कर दिया, तो जितना भी आप डाइल्यूट करोगे ना, ये उतना अपने ब्लड कंसंट्रेशंस को रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। आप समझो बात को। ग्राफ किस तरह से वर्क कर रहा है, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर डाइल्यूशन बढ़ रहा है मीडियम का, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बढ़ा, तो क्या दूसरी चीज़ बढ़ रही है, जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो वहाँ पर बढ़ने लगेगा, जिससे कि ये चीज़ सेफली होना ज़रूरी है। और इससे क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क वहाँ पर हो रहा था, रिक्वायरमेंट हो रही थी मेंटेनेंस करने के लिए आयोनिक और ऑस्मो रेगुलेशन की, वो और अच्छे से हो जाती। तो इससे क्या होगा, आयोनिक एंड ऑस्मोटिक रेगुलेशन अच्छा हो जाता है। बस ये इतनी सी चीज़ थी। तो यहाँ पर हमारा मॉलस्का का जो ऑस्मो रेगुलेशन था वो कंप्लीट हो गया। इन जनरल इनवर्टिब्रेट्स का पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग विथ ऑस्मो रेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें फिशेस के साथ स्टार्ट करेंगे, और उसमें मैं आपको मराइन टीलियोस्ट, उसके बाद मराइन इलाज्मो ब्रांच, फ्रेश वाटर टीलियोस्ट, फ्रेश वाटर इलाज्मो ब्रांच, इन सभी को कंप्लीट करवाऊंगी। थोड़ी बहुत माइग्रेटरी स्पीशीज़ को भी डिस्कस कर लूँगी ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एम्फीबिया, तो वो एक अलग ही पार्ट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप डोंट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।